हमने जो चीज डिस्कस की थी पहले, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह लैंड ऑफ जायंस, जिसको इसराइल भी कहते हैं, वो किस तरह मार्ज़े वजूद में आया और किस तरह जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको जो है बैकअप करके वो इसको लेकर आए और वहाँ पे ज्यूज की जो हुकूमत है वो बनी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वार्स होती रही बिटवीन इसराइल एंड अदर कंट्रीज, उन चीज़ों को हमने क्लियर किया। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट ने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था इसराइल को। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, उसका मतलब ये होता है कि वो बेसिकली उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो कंटिन्यू करने लगी है। इसराइल के एक्सेप्टेंस की वजह से, इसराइल क्योंकि एक्सेप्ट किया था, सॉरी, इसराइल को एक्सेप्ट किया था इजिप्ट ने, तो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली बनाई जिसको इखवानुल मुस्लिमून कहते हैं। और 1981 में अनवर सादात, जो बेसिकली जमाल अब्दुल नासिर के बाद नेक्स्ट जो है वो इजिप्ट का हेड था। अनवर सादात को इखवानुल मुस्लिमून के एक बंदे ने शूट किया क्योंकि उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद जो चीज हमने देखनी है, नेक्स्ट जो हमने देखना है कि पीएलओ क्या है। पीएलओ एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली विद इन द पैलेस्टीन इसने इंतफादा मूवमेंट स्टार्ट की। इंतफादा का मतलब होता है कि शेक ऑफ, कि इस तरह के प्रोटेस्ट किए, इस तरह वो सड़कों पे मुसलमानों को लेकर आए कि हमें ये इजराइल की हुकूमत कबूल नहीं है। एक शेक ऑफ मूवमेंट मिड 1980s में अंडर यासिर अरफात जो है स्टार्ट। बेसिकली इकोनॉमिक और सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इजरायली सोल्जर्स पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिए, शटर डाउन कर दिए, सारी जो दुकानें हैं, सारे जो वर्क्स हैं वो सारे खत्म कर दिए, बंद कर दिए, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, रैलीज ऑर्गेनाइज की और बैनर वेवरिंग पे इस चीज को कंडेम किया कि वी डोंट एक्सेप्ट द इजराइल गवर्नमेंट। ठीक है। फिर 1993 में एक ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुआ। अकॉर्ड मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट को कहते हैं। ऑस्लो पीस अकॉर्ड जो है बेसिकली पीएलओ और इजरायली प्रेसिडेंट इत्साक राबिन था उस वक्त, और इसको मीडिएट किया अमेरिका ने। और ये ऑस्लो पीस अकॉर्ड यासर अरफात के साथ किया क्योंकि इंतफादा इसने स्टार्ट किया था, शेक ऑफ मूवमेंट स्टार्ट की थी, इस वजह से सारा एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो शेक हो चुका था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुआ ताकि इंतफादा मूवमेंट को रोका जा सके। ठीक है। सो आसला ऑस्लो अकॉर्ड जो था इसकी बहुत ज्यादा फेम थी क्योंकि इसको ये परसीव किया जा रहा था कि पीस लेकर आएगा। ठीक है। और जिस एक्सट्रीमिस्ट जो हैं इन्होंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, और क्योंकि वो चाहते थे कि वेस्ट बैंक पे भी जो पैलेस्टीनियंस की अथॉरिटी है वो ना रहे। 1999 में इस चीज को देखते हुए एक और इंतफादा, एक शेक ऑफ मूवमेंट स्टार्ट। वो एक प्रोटेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, इंतफादा को आप इन सिंपल वर्ड प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने मस्जिद अक्सा को विजिट किया, और क्योंकि वो उस वक्त इसराइली ज्यूज थे तो उन्होंने वो ये चाहते थे कि मस्जिद अक्सा की जगह पे वो माउंट टेम्पल बनाए। तो जब उन्होंने इस चीज का जो है सोचा इस चीज को, तो इंतफादा जो है, जो शेक ऑफ मूवमेंट है, जो एक प्रोटेस्ट था, ये ज्यादा वायलेंट हो गया, ज्यादा प्रोटेस्ट वायलेंटली स्टार्ट हो गया। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है अल अक्सा ब्रिगेड के नाम से सामने आई। अल अक्सा ब्रिगेड क्या था, बेसिकली जब उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने मस्जिद अक्सा का विजिट किया था तो उधर से मस्जिद अक्सा या अल अक्सा ब्रिगेड जो है वो स्टार्ट। और इन्होंने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि बम ब्लास्टिंग स्टार्ट कर दी, इस चीज की वजह से कि इन्होंने ये सोचा भी कैसे कि हम माउंट टेम्पल मस्जिद अक्सा की जगह पे बनाएंगे। 2002 में सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं अब्दुल्ला, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि तमाम अरब कंट्रीज जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे इसराइल को अगर सारे जो फलस्तीन की ऑक्युपाइड लैंड है, जो ज्यूज ने हथियार ली है, अगर वो वापस कर देते हैं।
तो मतलब ये इसका मतलब होगा कि पीस फॉर लैंड या पीस फार्मूला होगा। ठीक है, कि हम पीस फॉर लैंड या पीस फार्मूला करने के लिए तैयार। 2006 में इंतफादा 2 के स्टार्ट के बाद इसराइल ने गजा की स्ट्रिप जो है, मैंने आपको उस दिन दिखाई थी कि कौन सी स्ट्रिप ऑफ गजा है, वो क्लियर कर दी। और उन्होंने इवैक्यूएट इसलिए की कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। सो 1993 का जो ऑस्लो कार्ड था वो रिजेक्ट कर दिया दो ऑर्गेनाइजेशन ने, एक का नाम हमास था और एक का नाम इस्लामिक जिहाद। ये नहीं चाहते थे कि हम इसराइल के साथ कोई भी मुआहिदा करें, कोई भी ऐसा मुआहिदा करें जिसकी वजह से मुसलमान लेट डाउन हो। और वो ये चाहते थे, वो उनका ये मौकफ था कि इसराइल के अंदर, जो बेसिकली पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज की कोई भी जगह नहीं बनती। ठीक है, सो पैलेस्टीन की जो जमीन है ये सिर्फ मुसलमानों की जमीन। तो यासर अरफात की डेथ के बाद एक और नया पर्सन, उसका पीएलओ का हेड सामने आया। उसका नाम था महमूद अब्बास। ये पैलेस्टीनियन स्टेट का प्रेसिडेंट बना, और क्योंकि ये इसको प्रो अमेरिकन जो है कंसीडर किया जाता था कि ये बड़ा प्रो अमेरिकन है। ठीक है, ये क्या है, प्रो अमेरिकन है, कि इसको अमेरिका जो है सपोर्ट करता है और ये अमेरिका की सपोर्ट में बोलेगा, और लिबरल है। सो 2006 में इलेक्शंस हुए और हमास ने इलेक्शन वन कर लिया। हमास, मैंने आपको बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा था कि हम कभी भी इसराइल को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो पैलेस्टीनियन की लैंड पे रहे। सो क्या हुआ कि हमास ने इलेक्शन गजा स्ट्रिप में भी जीत लिया, वेस्ट बैंक के एरिया में भी जीत लिया। इस्माइल हनिया, जिसके एक बड़े रिलीजियस और एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज थे, और उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसराइल के पास कोई राइट नहीं बनता कि वो एग्जिस्ट करे। सो इस वजह से तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इन्होंने जो है हमास के साथ एक बड़ा एंगर रवैया इख्तियार किया और कहा कि हम हमास को कोई एड नहीं देंगे अगर आप इसके हवाले गवर्नमेंट करते हो। अगर आप हमास, क्योंकि हमास इलेक्शन जीत गया है, तो आप अगर हमास के हवाले गवर्नमेंट करोगे तो हम कोई एड नहीं देंगे। सो बेसिकली इस वजह से क्या हुआ कि पीएलओ के जो हेड है, ठीक है, जिसको महमूद अब्बास कहते हैं, सो इनको वो आगे लेकर आए कि ये हुकूमत करेंगे, क्योंकि वो प्रो अमेरिकन थे और लिबरल। ठीक है, सो एक सिविल वार इस वजह से स्टार्ट हो गई पैलेस्टीन में कि लोगों का जो राइट है, जिनको लोगों ने वोट दिया है, उनको हुकूमत नहीं दी जा रही, बाकी दूसरों को हुकूमत दी जा रही। सो बेसिकली क्या हुआ, सिविल वार स्टार्ट हो। सिविल वार क्या होता है कि जब लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ निकल आते हैं। सो हमास को वेस्ट बैंक से एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमास ने फिर क्या किया, हमास के लोगों ने गजा स्ट्रिप का एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है, गजा स्ट्रिप का एरिया क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। सो हमास की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है गजा स्ट्रिप पे स्टार्ट हो गई। गजा स्ट्रिप पे भी क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज तक गजा स्ट्रिप का एरिया जो है उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जा रही। हमास की गवर्नमेंट को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जा रही। और इसराइल और इजिप्ट ने भी गजा को जो रास्ते जाते थे वो सारे रास्ते बंद कर दिए। अब गजा जो है वो बिल्कुल ही जो है आइसोलेट होकर रह गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो ट्रेड करे। उसकी इतनी मिजरेबल कंडीशन हो गई कि लोग मरने लग गए। बच्चे जो है उनको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, उनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन वो अपने स्टांस पे बड़े स्टेडफास्ट, और उन्होंने कहा कि वी विल नेवर एक्सेप्ट इसराइल, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो इजिप्ट ने भी रफा क्रॉसिंग, क्योंकि इजिप्ट इसराइल के साथ मिल चुका था, हालांकि मुस्लिम कंट्री था, इसराइल के साथ मिल चुका था, इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका था, इसने भी रफा क्रॉसिंग ब्लॉक कर दी। हमास और हिजबुल्लाह के रिलेशंस थे, और ये इनको गवर्नमेंट ऑफ सीरिया जो है सपोर्ट करती थी। सो ईरान भी सपोर्ट कर रहा था हमास को, हिजबुल्लाह को और सीरिया को। तो सीरिया अभी भी सिविल वार के अंदर एंगेज है। और क्योंकि आपको पता है कि अरब स्प्रिंग के बाद एक अपोजिशन स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट सीरिया। सो ये पोजीशन जो थी इसको वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्विप किया था, क्योंकि सीरिया इसराइल के खिलाफ है, हमास को सपोर्ट करती है, तो वेस्टर्न कंट्री ने इसको एक्विप किया और ये गोरिल्ला फोर्स बन गई सीरिया गवर्नमेंट के खिलाफ। जब ये गोरिल्ला फोर्स बनी, सो बेसिकली ये अब भी सिविल वार जो है वहां पे
जारी है, वहां पे सुकून नहीं है। सो यहाँ तक तो ये सारी इजराइल की बातें थी। अब हम नेक्स्ट कंट्रीज की थोड़ी सी बात करेंगे। लेबनान। लेबनान एक स्मॉलर कंट्री है और इसकी जो ज्यादा पॉपुलेशन है बैरूत के साथ है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस ने इस एरिया को ऑक्युपाई किया था, लेकिन जब फ्रांस जाने वाला था, एक कॉलोनियल इरा था फ्रांस का। मैं अरब स्प्रिंग आपको समझाता हूँ कि अरब स्प्रिंग क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। सो लेबनान एक स्मॉलर कंट्री है, इसकी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बैरूत के साथ रहती है। सो जब फ्रांस ने इसको ऑक्युपाई किया, जिस तरह बर्तानिया ने हमारी लैंड को ऑक्युपाई कर लिया था कि जो है मिडल ईस्ट का जो ये कंट्री है, इसको फ्रांस ने ऑक्युपाई किया। सो जब फ्रांस जहां से जाने लगा था, उसने क्योंकि कॉलोनियल इरा स्टेब्लिश किया था, सो उसने लेबनान को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया। इसमें 60% पॉपुलेशन क्रिश्चियन थी, 40% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, और मुस्लिम्स भी उनमें सुन्नीज भी थे और शियाज भी थे। सो इसने बड़ी एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नमेंट की, कि लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिजाइन किया कि इनका प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा और स्पीकर क्या होगा, शिया होगा। सो रिगार्डिंग द पॉपुलेशन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि कौन क्या होगा। सो उसके बाद जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि पैलेस्टीन से रेफ्यूजीज ने आके पना ली 1948 में जब इसराइल बना। सो फिर वहां पे एक सिविल वार स्टार्ट हो। सिविल वार हम किसको कहते हैं, कि अपने ही लोग जो हैं हुकूमत, अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े। 1975 में सिविल वार स्टार्ट होती है, 1990 में एंड होती है। सो उसके बाद एक ताइफ का एग्रीमेंट हुआ, जिसको मीडिएट किया सऊदी अरेबिया ने, और बेसिकली सऊदी अरेबिया ने करवाया। और ये बेसिकली इसमें इन चीजों को रिजॉल्व किया गया। मुसलमानों का मुतालबा माना गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये ताइफ का एग्रीमेंट क्या था? ताइफ का एग्रीमेंट 1990 में जो एक ताइफ का एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें बेसिकली मुसलमानों को ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो इस एग्रीमेंट में आर्म रेबल्स का मतलब होता है कि जो बेसिकली जिन लोगों के पास हथियार थे, जो आर्म्ड रेबल्स थे, उनको कहा गया कि आप अनआर्म्ड हो जाएं। ठीक है, लेबनान की एक आर्मी भी क्रिएट की गई। ठीक है, और उसके बाद हिजबुल्लाह को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी रिगार्डिंग इट्स मिलिटेंट। ठीक है, सो बेसिकली जो ये सारी चीजें जो है ये रिजॉल्व की गई। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक ताइफ मुस्लिम एग्रीमेंट था, इसमें मुसलमानों को ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स दी गई। सो अब आपका क्वेश्चन था कि अरब स्प्रिंग की समझ में है। अरब स्प्रिंग बेसिकली एक ट्यूनीजिया एक छोटा सा कंट्री है, हम पढ़ेंगे भी सही नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, वहां पे बेसिकली एक सब छाबड़ी फरोश जिसको आप कहते हैं, सब्जी फरोश जिसको आप कहते हैं, वो उसने एक छाबड़ी लगाई हुई थी, सब्जी बेचता था वो, वहां पे फ्रूट्स बेचता था वहां पे। सो उसको बेसिकली जो वहां की गवर्नमेंट थी, वहां पे रूलिंग थी, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। सो हुआ क्या कि उन्होंने उसको, वहां की पुलिस ने उसकी छाबड़ी गिरा दी। उसको वहां से कहा कि आप ये जगह इवैक्यूएट कर दो, उसने रेडी लगाई हुई थी। सो उससे क्या हुआ कि उसने एक अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाने के लिए उस वक्त के जो रूलर थे उनके महल के सामने जाके अपने आप को सेल्फ एमुलेट किया। ठीक है, पहले उसको उसने प्रोटेस्ट किया, उसका प्रोटेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसने आपको सेल्फ एमुलेट किया, खुद को आग लगाई। तो जब उसने अपने आप को आग लगाई, तो उससे क्या हुआ कि वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, उनके रूलर थे, किंग थे, उन्होंने उसका जाके अस्पताल में खैरियत जो है दरियाफ्त की। बट इन द मीन टाइम उसकी डेथ हो। सो जब उसकी डेथ हुई, तो ये एक अरब स्प्रिंग इमर्ज हुआ। वहां पे लोगों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज स्टार्ट कर दिया, और वो जो उस वक्त का रूलर था
उसके महल में एंटर हो गए। सो उस वजह से उसको वहां से भागना पड़ गया। सो उसके बाद उस चीज को हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। उसके बाद ये सारी कंट्रीज में, लीबिया में, बाकी सारी जो कंट्रीज हैं अरब की, उनमें, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनमें ये अरब स्प्रिंग आया। ठीक है, अब आपको अरब स्प्रिंग की समझ आ गई। ये बेसिकली इसका मुतालबा था कि एक मुल्क में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये टूनिजिया में स्टार्ट हुआ, फिर मोरक्को में आया, सीरिया में आया, लीबिया में आया, इजिप्ट में आया, बहरीन में आया। तो हर जगह ये अरब स्प्रिंग जो है ये आया। ठीक है, 2010 में ये स्टार्ट। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम जैनुल आबदीन था बिन अली। ठीक है, तो बेसिकली वो उस वक्त के उनके प्रेसिडेंट थे। तो वो सऊदी अरेबिया भागे थे। ठीक है, ऑन 14 जनवरी 2011। सो ये चीज जो है आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका की जो स्लाइड्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसका व्यू दे दूंगा ताकि आप जो है चीजों को I am a medical doctor as well as I have qualified PMS as well as CSS. Okay. स्लाइड्स आपके साथ आज ही शेयर हो जाएंगी इंशाल्लाह, आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका की स्लाइड आपको विजिबल है। ओके, नॉर्थ अमेरिका को आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वी विल कवरिंग दिस टॉपिक टुमारो। बट आज मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो दे दूंगा। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं दैट इज द नॉर्थ अमेरिका। और अब मैं जिस पे कर्सर मूव कर रहा हूं दैट इज द साउथ अमेरिका। सो सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन है, उसके साथ नॉर्थ अमेरिका मौजूद है। ठीक है, बाकी भी इसको ओशंस जो हैं वो कवर करते हैं। सो इसमें थोड़ी सी जो चीजें हैं, तो जो मेन फोकस हमारा होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे होगा। यहाँ पे आपको एक साथ ही मैप दिया गया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको नजर आ रही है। गल्फ बेसिकली हम सी को ही कहते हैं।
बट इसमें क्या होता है कि नैरो माउथ होता है। इसमें बेसिकली 3 साइड से लैंड कवर कर रही है, एक साइड से एक नैरो माउथ है, उसको हम कहते हैं गल्फ। सो गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है ये लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो बे ऑफ हडसन, बे और गल्फ में थोड़ा सा डिफरेंस है, सॉरी। बे भी इसको भी 3 साइड से ही लैंड कवर करती है, बट इसका वाइडर माउथ होता है और थोड़ा सा बे जो है वो छोटा होता है इन साइज। सो बे ऑफ हडसन जो है लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड है। अब बे ऑफ हडसन आपको नॉर्थ अमेरिका के, आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे जिधर आप मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, दैट इज द बे ऑफ हडसन। मैं आपको दोबारा एनोटेट करके शो कर देता हूं कि बे ऑफ हडसन किधर है। ये हडसन बे है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। क्लियर। सो आपको थर्डली जो चीज पता होनी चाहिए कि जो लार्जेस्ट बॉर्डर है यूएस कनाडा का, वो बेसिकली 8893, बेसिकली ये सी ओशन में गिर रहा होता है, ठीक है। एक ओशन के अंदर डिफरेंट सीज होती है, ठीक है। सो बेसिकली गल्फ या बे जो है ये सी ही होता है। ये सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से, इसकी एक जो आपका मैप है, इसको जो क्योंकि लैंड कवर कर रही होती है 3 साइड से, इसलिए हम इसको ये नाम दिए थे। सो जो यूएस कनाडा बॉर्डर है दैट इज द लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो लेंथ है दैट इज 8893 किलोमीटर, ठीक है, 8893 किलोमीटर। आपको 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैक्सिको गल्फ ये लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है, बे ऑफ हडसन लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड है, और थर्डली चीज जो है यूएस कनाडा बॉर्डर, जो मैंने आपको पहली जो करवाई है, आपको मैंने मैप पहला जो दिखाया उसमें यूएस कनाडा बॉर्डर जो है वो दिया गया है। मैं आपको शो करता हूं, ये है बेसिकली यूएस कनाडा बॉर्डर। सो ये लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड है, दैट्स लेंथ इज द 8893 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद जो एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है दैट इज द कनाडा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ी जो है दैट इज द रशिया। सो एरिया वाइज भी अगर आप देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट आएगी कनाडा, और लार्जेस्ट कौन सी है दैट इज द रशिया। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। बेसिकली जो गल्फ और बे है, आपको ये पता होना चाहिए कि इनको 3 साइड से जो है लैंड कवर कर रही है, ठीक है। और सेकेंडली जो आप गल्फ देख रहे हैं, थोड़ा सा आप देखें कि गल्फ अगर देखें तो इसका नैरो माउथ है, इसका माउथ जो है वो नैरो है बिल्कुल। सो बेसिकली इसकी डीपर इनलेट होती है, ज्यादा डिफाइंड होती है, ज्यादा इंटरेस्ट इसकी मोर एनक्लोज्ड होती है बे से। बे जो है उसका माउथ थोड़ा लार्जर होता है, ठीक है। 3 साइड से लैंड उसको कवर कर रही है, लेकिन इसका माउथ क्या है थोड़ा लार्जर है। बेसिकली नॉर्थ, मैं सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा। नॉर्थ अमेरिका में 50 स्टेट्स आती है। 50 स्टेट्स का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, और इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप सबको नाम याद रखें, और जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होंगी वो मैं अभी करवाऊंगा आपको कि कौन कौन सी इसकी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई आपको? सो जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है, कनाडा है, और लार्जेस्ट कौन सी है, रशिया है, ठीक है। देन इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अमेरिका एंड कनाडा। दोनों जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा,
दोनों स्टेट्स ऑफ माइग्रेंट्स हैं। अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का एक कॉलोनियल इरा रहा है, ठीक है। सो कॉलोनियल इरा जो है वो रहने की वजह से यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोली जाती है, और ज्यादातर एक कन्फ्लिक्ट रहता है फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। सॉरी, आपका क्वेश्चन था नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज। सो नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज है एज अ कॉन्टिनेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैंने आपको बताई 50 जो हैं उसमें स्टेट्स आते हैं। उसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जियोग्राफी पे जाएंगे। अब इसमें कुछ माउंटेन रेंज हैं। वन इज द पैसिफिक माउंटेन रेंज, अदर इज द रॉकीज माउंटेन रेंज, एंड थर्ड वन इज द एपेलेचियन माउंटेन रेंज। सो पैसिफिक माउंटेन रेंज जो है ये प्लेट्स जो पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका की हैं उनकी कंसाइड होने से बना है। प्लेट्स कौन सी? जिनको हम टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहते हैं। देर आर टोटल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। और टेक्टोनिक प्लेट्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। कुछ कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं, कुछ डाइवर्जेंट हैं, और कुछ ट्रांसफॉर्म है। सो कन्वर्जेंट जब होती है, कन्वर्जेंटली एक दूसरे के साथ एक कंसाइड करती है, तो उसकी वजह से माउंटेन्स बनती है। सो पैसिफिक माउंटेन रेंज जो है ये पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट्स हैं इनको कंसाइड किया। रॉकीज माउंटेन रेंज जो है ये बेसिकली अमेरिका और कनाडा के दरमियान एज अ चेन एक्ट करती है। और उसके बाद जो इन दो रेंजेस के दरमियान एक माउंटेन रेंज है उसको एक इंटर माउंटेन रेंज हम कहते हैं, जो जिसको हम जो एक क्या बनाती है, वैलीज बनाती है। एक इंटर माउंटेन रेंज है क्योंकि दो माउंटेन रेंज के दरमियान आ रही है, उसको हम कहते हैं एपेलेचियन माउंटेन रेंज। सो ये थोड़ा सा आप इसको देखें। ये एपेलेचियन माउंटेन रेंज है, ये रॉकीज माउंटेन रेंज है, और ये पैसिफिक माउंटेन रेंज। आपको एपेलेचियन माउंटेन रेंज साइड पे है, और ये बेसिकली रॉकीज और पैसिफिक के दरमियान इंटर माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बताने में मिस्टेक हुई है। सो पैसिफिक माउंटेन रेंज पैसिफिक ओशन के साथ है, उसके साथ रॉकीज माउंटेन रेंज है, इसके दरमियान जो एरिया इसको हम इंटर माउंटेन रेंज कहते हैं, ये वैलीज बनाता है। और थर्डली जो माउंटेन रेंज है दैट इज द एपेलेचियन माउंटेन रेंज, दूसरों से साइड पे, ठीक है। सो उसके बाद एपेलेचियन हाईलैंड माउंटेन रेंज, रॉकीज और एपेलेचियन माउंटेन रेंज के दरमियान एक एरिया है, उसको हम इंटरनल लोलैंड कहते हैं। इंटरनल लोलैंड हम किस एरिया कहते हैं? कि रॉकीज और एपेलेचियन के दरमियान वाला जो एरिया है इसको इंटरनल लोलैंड एरिया कहते हैं। ये फर्टाइल एरिया है, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे ग्राउंड्स। और रॉकीज माउंटेन रेंज से एक रिवर इमर्ज करता है जिसको हम मिसूरी रिवर कहते हैं। और ये रिवर बेसिकली एक और रिवर के अंदर एंटर होता है जिसको हम मिसिसिपी रिवर कहते हैं। और ये बेसिकली रिवर दोनों जब मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं मिसूरी मिसिसिपी रिवर। और ये रिवर दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो इससे बनता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका। सो ये एक नेटवर्क बनाते हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने आप को एम्प्टी करते हैं, वहां पे जाके ड्रेन कर जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। सो ये रिवर क्या है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका कौन सा होगा? मिसूरी मिसिसिपी रिवर। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते। उसके बाद 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली 5 ग्रेट लेक्स हैं, एक का नाम सुपीरियर है, दूसरी का नाम मिचिगन, तीसरी का नाम हिरॉन, एंड फोर्थ वन इज द एरी लेक, एंड फिफ्थ वन इज द ऑन्टेरियो। ये लेक्स जो हैं इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो। अभी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, मैं आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस करने हैं मैंने। सो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, यू मे आस्क मी।
हाँ जी, मैं आपको ब्रीफली जो है कंसाइजली इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए, लेकिन ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है। आपके पेपर के लिए, जीके पेपर के लिए, वन पेपर के लिए, पीएमएस का जो जीके एग्जाम होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए अच्छे से, और आपको जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि लार्जेस्ट बे कौन सी है, लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें जो कंट्रीज हैं, कनाडा फॉर एग्जांपल है, मैंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट है, यूएस से फोर्थ लार्जेस्ट है। तो ये चीजें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब ये 5 ग्रेट लेक्स हम करेंगे, ये बड़े पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आज मैं स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। मैंने सर से शेयर कर दी थी, सर सकलैन से, वो आपसे शेयर कर देंगे। आज ही मैं इंशाल्लाह उनको रिमाइंड करवा देता हूँ, आपसे स्लाइड शेयर हो जाती। और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि जो, हाँ, पहले वाली भी आपसे आज ही शेयर हो जाएंगी। ठीक है। जी, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। रिगार्डिंग एनीथिंग आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ आपको करंट वन पेपर की, इनका, ये हमारा 90 डेज का सेशन होगा। 90 डेज का हमारा ये सेशन जो है, इसमें सारा जो वन पेपर है, जीके जो है उसमें उसको करंट अफेयर वाइज, पाकिस्तान अफेयर, इसके अलावा जियोग्राफी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका हर, जो भी एक हम ज्योग्राफी का पोर्शन फॉर एग्जांपल कवर करते हैं, तो आपके उसके एग्जाम्स होंगे, आपके टेस्ट होंगे। ठीक है। और उसके अलावा एट द एंड ऑफ द सेशन आपके मॉक एग्जाम्स होंगे। बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, कोई चीज पूछनी हो, तो मैंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वो नेक्स्ट क्लासेस जो है ले सके। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यस, मीटिंग टाइम इज गोइंग टू ओवर। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। मीटिंग टाइम जो है वो एंड होने वाला है, इसमें प्रॉब्लम होगी, डिस्कस नहीं हो पाएगा।